नमस्कार। आज हम अनंत राज लिमिटेड पर बात करने वाली है। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है और हमारे पास ट्रेंड लाइन का एक स्टॉक विश्लेषण है इस पर। हाँ, नमस्कार। और आज हम इसी विश्लेषण को गहराई से देखेंगे। हमारा मकसद है कि इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी है, जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर समझे कि कंपनी की मार्केट में अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल, और देखें कि निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। हाँ। और जो बात फौरन ध्यान खींचती है वो ये कि जब ये रिपोर्ट आई, मतलब 15 सितंबर 2025 को, तब शेयर में जबरदस्त तेजी थी। एक ही दिन में 10% से ज्यादा की बढ़त। हाँ, और वॉल्यूम भी बहुत हाई था। हाँ, वही, खरीदने बेचने वाले भी बहुत थे। तो चलिए इसी रिपोर्ट को खोलते हैं और देखते हैं कि अनंत राज की कहानी आखिर है क्या। शुरुआत कंपनी के बेसिक जानकारी से करते हैं। हाँ, ठीक है। तो रिपोर्ट के हिसाब से अनंत राज लिमिटेड ये कंपनी 1985 में बनी थी। रियल एस्टेट सेक्टर में है, पर इनका काम काफी फैला हुआ है, मतलब सिर्फ एक तरह का नहीं। अच्छा, जैसे कि मतलब सिर्फ घर बनाते हैं या और भी कुछ? नहीं, काफी कुछ है। देखिए, रेजिडेंशियल टाउनशिप्स हैं, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो हैं ही। साथ में कमर्शियल डेवलपमेंट भी है, मतलब दुकानें, ऑफिस स्पेस, मॉल वगैरह। फिर आईटी पार्क्स भी हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी। ओके। और तो और अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घर, और आजकल जो बहुत चल रहा है डेटा सेंटर्स, उसमें भी ये कंपनी शामिल है। अरे वाह, डेटा सेंटर्स भी? ये तो काफी फैला हुआ काम है इनका। हाँ, और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब काम का फैलाव, ये अहम है, खासकर रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में। सिर्फ एक टाइप की प्रॉपर्टी पर टिके रहने से बेहतर है कि अलग अलग सेगमेंट में हो। सही बात है। और आईटी पार्क और डेटा सेंटर जैसी जो नई चीजें हैं, उनमें होना ये दिखाता है कि कंपनी शायद फ्यूचर ट्रेंड्स को भी देख रही है, सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। ये बात तो है। अच्छा, अब वापस आते हैं उस उछाल पर जो हमने शुरू में मेंशन किया था। हाँ, वो 10% वाला। हाँ। रिपोर्ट कहती है कि 15 सितंबर 2025 सुबह 11:36 बजे शेयर का भाव था 587 रुपये 50 पैसे। ओके। और ये पिछले दिन से 55 रुपये 20 पैसे ज्यादा था। सीधा 10.16% का गेन। 10% एक दिन में? ये तो काफी बड़ा मूव है किसी भी स्टॉक के लिए। और जैसा आपने कहा, वॉल्यूम वो भी बहुत ज्यादा। एनएसई और बीएसई मिलाकर लगभग 13.4 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, मतलब करीब 1,34,00,000। बाप रे। रिपोर्ट में इसे साफ लिखा भी है, हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। मतलब सिर्फ कीमत बढ़ना एक बात है, लेकिन जब साथ में वॉल्यूम भी इतना ज्यादा हो तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि जो बढ़त हुई है उसके पीछे काफी दम है। मतलब बहुत सारे लोग और शायद बड़े प्लेयर्स भी ऊंची कीमत पर भी खरीदने को तैयार थे। ये किसी खास खबर का असर हो सकता है, या नतीजों का, या मार्केट के सेंटिमेंट में बड़ा बदलाव। ये सिर्फ छोटी मोटी ट्रेडिंग नहीं, बल्कि एक सीरियस बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन एक मजेदार बात और है इसमें, इतनी तेजी के बाद भी यही रिपोर्ट बताती है कि ये शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से, मतलब पिछले एक साल के टॉप लेवल से, अभी भी 38% नीचे है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो अभी अभी इतनी जोरदार तेजी आई, हाँ, 10% उछाल, भारी वॉल्यूम, और दूसरी तरफ अगर साल भर का चार्ट देखें तो ये अपने पीक से काफी नीचे है। तो ये क्या दिखाता है? कंफ्यूजिंग नहीं है थोड़ा? हाँ, है तो। इसके कई मतलब हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये कि शायद हाल में कंपनी में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कोई पॉजिटिव खबर आई है जिससे सेंटिमेंट सुधरा है। ओके। या ये भी हो सकता है कि शेयर पहले बहुत ज्यादा गिर गया था और अब बस थोड़ी रिकवरी आ रही है। मतलब वो 38% की गिरावट इतनी ज्यादा थी कि ये 10% का उछाल उसके सामने अभी छोटा है। ये भी हो सकता है। या फिर वो जो 52 वीक हाई था, वो शायद किसी खास वजह से बना हो जो अब नहीं है। तो बिना और जानकारी के, सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर, ये थोड़ी पहेली जैसी स्थिति है। हाल की तेजी बनाम पिछली बड़ी गिरावट। हाँ, सोचने वाली बात है। चलिए अब रिपोर्ट में दिए गए ट्रेंड लाइन के डीवीएम स्कोर पर आते हैं। ये डीवीएम स्कोर क्या चीज है, जरा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, जरूर। डीवीएम ये बेसिकली 3 चीजों को देखता है। हाँ। डी यानी ड्यूरेबिलिटी, ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी मजबूती को मापता है। कर्ज कितना है, प्रॉफिट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, वगैरह। ठीक है, मतलब कंपनी कितनी टिकाऊ है। हाँ, बिल्कुल। फिर है वी, वैल्यूएशन। ये बताता है कि शेयर की कीमत उसकी कमाई या बुक वैल्यू के मुकाबले या दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ती है, महंगी है या ठीक ठाक है। ओके, सस्ता महंगा वाला मीटर। हाँ, और तीसरा है एम, मोमेंटम। ये शेयर की हाल की चाल देखता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शेयर में तेजी का ट्रेंड है, मंदी का, या साइडवेज चल रहा है।
ये प्योरली प्राइस और वॉल्यूम पर बेस्ड होता है। समझ गई। तो अनंतराज के लिए क्या स्कोर दिए हैं इस रिपोर्ट में? हाँ, तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 7100। रिपोर्ट इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कह रही है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। 70 तो अच्छा स्कोर है। हाँ, फिर वैल्यूएशन स्कोर है 33.3100। इसे रिपोर्ट मिड वैल्यूएशन कह रही है, मतलब न बहुत सस्ता न बहुत महंगा। ओके, बीच में। और मोमेंटम स्कोर है 45.8100। इसे टेक्निकली न्यूट्रल बताया गया है, मतलब तकनीकी तौर पे न ज्यादा तेजी न ज्यादा मंदी। अच्छा, न्यूट्रल, वो 10% की बढ़त के बाद भी? हाँ, वो मैं समझाता हूँ। और इन तीनों को मिलाकर रिपोर्ट इसे ओवरऑल मिड रेंज परफॉर्मर का टैग देती है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये स्टॉक मजबूत क्वालिटी वाले हैं और इनके कोट एंड कोट उचित वित्तीय और तकनीकी पहलू निवेशकों की रुचि खींचते हैं। ये मिड रेंज परफॉर्मर से कैसे जुड़ता है? देखिए, इन स्कोर्स को अगर जोड़कर देखें, ड्यूरेबिलिटी 70 है, ये बहुत पॉजिटिव है। मतलब कंपनी की बुनियाद मजबूत है, शायद कर्ज वगैरह कंट्रोल में होगा। ये लॉन्ग टर्म निवेशकों को पसंद आता है। हाँ, वैल्यूएशन 33.3 है, जो मिड है। इसका मतलब रिपोर्ट के हिसाब से ये शेयर फिलहाल अपनी कीमत के हिसाब से फैली वैल्यूड है। कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल रहा, पर ओवर प्राइस भी नहीं है। शायद हल्की तेजी ने इसे थोड़ा ऊपर ला दिया हो। ओके। और मोमेंटम 45.8, जो न्यूट्रल है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है उस 10% के उछाल को देखते हुए। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर अक्सर सिर्फ एक दिन की चाल नहीं देखते, वो कुछ हफ्तों या महीनों का ट्रेंड देखते हैं। तो हो सकता है कि भले ही एक दिन में तेजी आई हो, लेकिन ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या आरएसआई वगैरह अभी भी एक पक्के अपट्रेंड का सिग्नल ना दे रहे हों। शायद ये तेजी एक बड़ी गिरावट के बाद आई है, इसलिए ओवरऑल ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल जोन में है। अच्छा, तो मिड रेंज परफॉर्मर का मतलब हुआ बुनियाद ठीक, हाई ड्यूरेबिलिटी, कीमत ठीक ठाक, मिड वैल्यूएशन और चाल अभी पक्की नहीं, न्यूट्रल मोमेंटम, यही ना? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और वो जो रिपोर्ट की लाइन है कि उचित वित्तीय और तकनीकी पहलू रुचि आकर्षित करते हैं, वो शायद इसी बैलेंस की बात कर रही है। मतलब ये उन लोगों को अपील कर सकता है जो सेफ्टी चाहते हैं ड्यूरेबिलिटी की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं देना चाहते। मिड वैल्यूएशन और न्यूट्रल मोमेंटम मतलब यहां से ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है। तो शायद कुछ लोग किसी क्लियर डायरेक्शन का वेट कर रहे हों। ये तो काफी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं और बाकी निवेशकों का मूड कैसा है। रिपोर्ट में 3 एनालिस्ट्स का हवाला है जिन्होंने मिलकर 1 साल का औसत टारगेट प्राइस 769 रुपए दिया है। 769 रुपए। अभी भाव 587 के आसपास था ना? हाँ, 587 रुपए 50 पैसे था उस समय। तो ये टारगेट लगभग 31% ऊपर का पोटेंशियल दिखा रहा है। 31%, ये तो काफी बुलिश टारगेट है। लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या? पहला, ये सिर्फ 3 एनालिस्ट्स की राय है, सैंपल साइज छोटा है। दूसरा, ये सिर्फ एक टारगेट है, कोई गारंटी नहीं। और ये एनालिस्ट इस टारगेट तक कैसे पहुंचे, किन वजहों से, वो इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इसी के साथ रिपोर्ट में एक पोल का जिक्र भी है। 410 लोगों ने वोट किया है। ओके, उसमें क्या निकला? उसमें 81.71% लोगों ने कहा है खरीदो, बाय। सिर्फ 7.8% ने बेचो, सेल, और 10.49% ने होल्ड करने को कहा है। अरे वाह, 81% से ज्यादा बाय, ये तो जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो एनालिस्ट टारगेट भी बुलिश और ये इन्वेस्टर पोल भी सुपर बुलिश। हाँ, दोनों तरफ से तेजी का माहौल दिख रहा है। पर क्या ये उत्साह सिर्फ उस एक दिन की 10% की तेजी देखकर है, या लोग कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे वो डेटा सेंटर वाली बात, उसको लेकर ज्यादा पॉजिटिव हैं? यही $1 मिलियन सवाल है। ये रिपोर्ट हमें क्या हो रहा है वो बता रही है। तेजी है, वॉल्यूम है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन क्यों हो रहा है उसका जवाब इसमें नहीं है। क्या डेटा सेंटर का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, या रियल एस्टेट सेक्टर में ही कोई बड़ी उम्मीद है, या सिर्फ मोमेंटम चेजिंग है, कह नहीं सकते। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि स्वॉट एनालिसिस अवेलेबल है, मतलब कंपनी की ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे, पर उसकी डिटेल्स यहाँ नहीं दी हैं। वो होती तो शायद ये सेंटिमेंट क्यों है, ये समझने में और मदद मिलती। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें, जो हमने देखा, कंपनी का पहला हुआ बिजनेस, हाल की जोरदार मार्केट एक्टिविटी लेकिन 52 हफ्ते के हाई से अब भी दूर होना, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, औसत वैल्यूएशन, न्यूट्रल मोमेंटम और जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट, तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? क्या ये मिड रेंज परफॉर्मर वाली बात सही लगती है? हाँ, अगर हम सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन रिपोर्ट के दायरे में रहें तो ये एक मल्टी लेयर्ड पिक्चर है। एक तरफ कंपनी की बुनियाद अच्छी दिखती है, ड्यूरेबिलिटी 70, फ्यूचर के एरिया जैसे डेटा सेंटर में भी है,
हाँ, हाल में मार्केट का ध्यान खींचा है 10% उछाल, हाई वॉल्यूम, और एनालिस्ट और पोल वाले निवेशक दोनों बहुत आशावादी हैं। लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन के लिहाज से ये कोई बार्गेन नहीं है, मिड वैल्यूएशन। टेक्निकल ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं है, न्यूट्रल मोमेंटम, और ये अपने पिछले पीक से अभी भी काफी नीचे है। तो मतलब मिली-जुली तस्वीर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए शायद वो मिड रेंज परफॉर्मर का लेबल दिया गया है। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, हालिया चमक भी है, पर कुछ सवालिया निशान या न्यूट्रल पॉइंट्स भी हैं जो इसे एक क्लियर कट स्टार परफॉर्मर या डीप वैल्यू स्टॉक बनने से रोकते हैं, कम से कम इस रिपोर्ट के मैट्रिक्स के हिसाब से। ना एकदम खराब, ना एकदम शानदार, बीच का मामला लगता है। तो ये थी हमारी कोशिश अनंतराज लिमिटेड पर मिली इस ट्रेंड लाइन रिपोर्ट को समझने की। हमने कंपनी के बिजनेस, मार्केट एक्शन, स्कोर और सेंटिमेंट पर बात की, जो भी इस एक सोर्स में हमें मिला। हाँ, और अगर सिर्फ इसी जानकारी के आधार पर एक आखिरी सवाल मन में लाएं, तो वो ये हो सकता है, ये जो कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें ट्रेडिशनल रियल एस्टेट भी है और डेटा सेंटर जैसा नया एरिया भी, और जो हमने मार्केट मैट्रिक्स देखे, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, औसत वैल्यूएशन, पीक से दूरी, इनको देखते हुए आगे क्या हो सकता है? मतलब कौन से बाहरी फैक्टर, क्या डेटा सेंटर की डिमांड या हाउसिंग मार्केट का चलना या कमर्शियल स्पेस की रिकवरी इस कंपनी की दिशा को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये रिपोर्ट हमें सीधे जवाब तो नहीं देती, पर ये सोचने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर देती है।